सभी दोस्तों को सेवा जोहार, जय भीम। दोस्तों, जब इतिहास हम देखते हैं तो इतिहास कहाँ पे मिलता है। अगर हम बात करेंगे सम्राट अशोक की, तो सम्राट अशोक के काल में जो शिलालेख शिला स्तंभ बनाए गए, वो स्तंभ आज भी है और साइंटिस्ट उस पर और डीप में अध्ययन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये निकलता है कि डीप में अध्ययन करने से, या जो भी क्रांतिकारी, जो साहित्यकार इंसान है, जो अपने तर्क लगाता है, वो तर्क धीरे धीरे वास्तविकता में बदल जाते हैं और वो इतिहास बनता है। और बाकी इतिहासकारों ने भी ऐसे ही किया। तो यहाँ पे एक विचारधारा ऐसी भी है जो कहते हैं कि यहाँ पे कोयतुर कोयावंशी लोग थे, और वो कोयावंशी कोयतुर लोग जो है, वो उन लोगों ने यहाँ पे अनेक गंडजू, अनेक समुदाय में अपनी जो वो विलीन थे। और ये भी हमारे सामने है कि कोयतुर लोग जो कहते हैं उसके आगे बहुत सारे कल्चरों का निर्माण भी हुआ है, अपने अपने बेस पे वो आगे। दोस्तों, सम्राट अशोक के जो शिला स्तंभ है, वो देख के हमें ये तो नज़र आता है कि वो बहुत ही प्रभावशाली थे, और सम्राट अशोक की कहानी भी वैसी ही है। जैसे आप जानते हो कि आपके लाइफ में कभी ऐसा एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पे आप समझ लेते हो कि ज़िंदगी क्या है, और उसके बाद जीना स्टार्ट करते हो। वो सही मायने में आपके लाइफ का डायरेक्शन है, वो टर्निंग पॉइंट है। ऐसा एक पॉइंट सम्राट अशोक की कहानी में हमें नज़र आता है कि जब कलिंग पर सवारी हुई और उसके बाद सम्राट अशोक का जो दिल बदल गया, तो उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करना आरंभ किया, और बहुत सारे इसके लिए एविडेंस भी अवेलेबल है। लेकिन हर इतिहासकार सही डायरेक्शन में नहीं होता, और हर इतिहासकार गलत भी नहीं होता, ये भी बात हम जानते हैं। तो क्या है जो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आप वीडियो देख रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, क्या सम्राट अशोक कोयतुर कोयावंशी थे? क्या इसके कोई पुख्ता सबूत हमें मिले हैं, या कोई इतिहासकार क्यों दावा कर रहा है कि सम्राट अशोक भी जो कोयतुर कोयावंशी की थ्योरी है उसमें सही बैठ रहे हैं? तो दोस्तों, इसी बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। वीडियो पूरा देखना, क्योंकि बहुत सारे लोग थोड़ा सा वीडियो देख के स्किप करते हैं और उस वीडियो का गलत मतलब निकाल लेते हैं। अगर हम बात करेंगे अशोक स्तंभ बहुत सारी जगहों पर लगाए गए। अशोक स्तंभ आप पता है 3 सियार 3 बाजू से आपको दिखते हैं, वो भी मुंह खोले, और वो अशोक स्तंभ हमारे इसमें, और वहाँ पे दिखता है अशोक चक्र। ये अशोक स्तंभ अशोक चक्र नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उनके काल में वो बनाए गए, और उनके काल से ही वो आज भी हमें ऐतिहासिक तौर पर दिख रहे हैं। तो सम्राट अशोक का जो इतिहास के बारे में है, वो बहुत ही बड़ी मात्रा में है, क्योंकि सम्राट अशोक के काल से वो शिला स्तंभ की जो लिपि है, कोई उसे ब्राह्मी लिपि तो कोई धम्म लिपि कहता है, इतिहासकारों के अपने अपने नज़रिए है, तो वो इसके बारे में नहीं जाएंगे। लेकिन इतिहास को पुख्ता सबूत मिलने वाला जो काल है, वो सम्राट अशोक के काल से ही आगे इधर सबूत मिलने लगे हैं। तो दोस्तों, हम इस पे भी विचार विमर्श करेंगे। मैं पहले बात करूंगा हमारे इतिहासकार वेंकटेश आत्राम सर, गोंडी संस्कृति के संदर्भ, इस किताब मराठी में है, इसका PDF भी मैं लिंक में दे रहा हूँ, वो डाउनलोड भी करिए आप और उसको पढ़िए। तो जो अशोक स्तंभ है उसके बारे में वेंकटेश आत्राम सर ने क्या क्या कहा, ये भी हम सुनते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट है कि अशोक स्तंभ पे दिखाए जाने वाले सोडुम यानी सिंह, वो क्या है, इसके बारे में जानते हैं। अभी गोंडियन कल्चर यानी कोयतुर कल्चरों में हम अगर देखेंगे तो सोडुम 4 सगाओं का चिन्ह है, प्रतीक है सोडुम यानी सिंह। इससे सिमिलर भी यहाँ पे सरनेम आ रहे हैं, सुडाम, सिडाम, चिडाम, सोडमा के, सेडमा के, ये जो नाम है ये 4 सगाओं के नाम है, और इनका प्रतीक है, जाकर पूछ लीजिए, वो सिंह उनका प्रतीक है 4 सगाओं का, और 6 सगाओं का बाघ है। एक कहानी बताई जाती है, ये कहानी भी आपको सुनना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारे कोयावंशी लोग जो 4 सगा के हैं, वो ये कहानी बताते हैं। एक दलाई जाक्को नाम का एक व्यक्ति था, दलाई जाक्को, जो मेन पुरुष कहा जाता है 4 सगाओं में, दलाई जाक्को। उसके माँ का नाम था मोती माराई। वो गांव छोड़कर जंगलों में चली गई किसी राग की वजह से, किसी गुस्से की वजह से, और वहाँ पे रहने के बाद मेरे ख्याल से वो जाते वक्त ही प्रेग्नेंट थी, और जब उन्होंने बच्चे को जन्म दिया तो वो हो गए 4 सगाओं के वंश वेल विस्तार का वो महापुरुष
को उन्होंने जन्म दिया। बिल्कुल यही कहानी हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। गुप्त के पिता जब युद्ध में मारे गए तब उनकी माता गर्भवती थी, तब वो पाटलिपुत्र में छुपके रहने लगी और उसके बाद हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त का भी जन्म हुआ। तो यह दोनों कहानी वेंकटेश आत्राम सर ने देखी है कि दोनों भी कहानी जो कोयतुरों में 4 सगाओं में बताई जाती है और चंद्रगुप्त की भी कहानी सिमिलर लग रही है। देखिए दोस्तों, सम्राट अशोक जो है वो मारा गोंड थे, ऐसा वेंकटेश आत्राम सर का कहना है। मैं तो आपको कहूँगा, आप महाराष्ट्रियन है तो आपको लिए बेस्ट है, गोंडी संस्कृति के संदर्भ यह किताब खरीदिए और पढ़िए प्लीज़। कहीं पे भी आपको मिल जाएगा, नहीं तो प्रकाश सलामी का सर का नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए और वो किताब बुलाइए। बहुत ही अच्छा किताब है और उसमें उन्होंने जो तर्क लगाया है बहुत सही बैठ रहे। वो कह रहे हैं कि मरा गोंड यह अशोक सम्राट होंगे। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा गोंडियन पाटा पढ़ के सुनाता हूँ। पारेंडन पारेंड रंगुलुंग कड़िकुन राउड रायताड़ तिर इंता चाकुम नालुंग सगाना कोयावाना अल्पुम भूई रायताड़े सांगोता पिरतुम। दोस्तों, इसका अर्थ यहाँ पे वेंकटेश आत्राम सर ने दिया है। 4 गोत्र संचालित 22 दैवते आणि जंगोलिंगो ही आद्य देवते मिळून 24 वंशोत्पादक देवते हे अविरत सूत्री चक्र फिरवित आहेत। याचा परिणाम ही भारत माता पृथ्वी एवढी चक्रांकित होऊन पसरली आहे। ये जो मैंने मराठी में पढ़ा, इसको मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। जो अशोक चक्र में 24 आरे हमें दिखते हैं, वो 24 आरों का वहाँ पे रखना क्या है। तो अगर हम कोया पुनेम संस्कृति की बात करेंगे तो उनमें 4 जो सगा है वो सगा ज़्यादा फेमस है। 4 सगा, 5 सगा, 6 सगा, 7 सगा। इनके अगर आप सगा के मेन पुरुष 4 सगा के 4, 5 सगा के 5, ये हो गए 9, 6 सगा के 6, ये हो गए 15 और 7 सगा के 7 इसमें इंक्लूड किया जाए तो वो होते हैं 22 और प्लस जंगो और लिंगो इनको माना जाता है। कोया संस्कृति में चंद्र और सूरज को माना जाता है। ये मिला के कुल मिला के 24 होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वेंकटेश आत्राम सर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये 24 जो अशोक चक्र है, या अशोक चक्र भी कहीं ना कहीं से कोयतुरों की थ्योरी से, या कोयतुर ये लोग थे और बाद में इनका बट सकता है, लेकिन ये कोयतुर थे और इनका जो अशोक चक्र है ये भी कोयतुरी मैसेज देता है, इनका यह कहना है। जैसे कि मौर्य काल है, मौर्य काल चंद्रगुप्त मौर्य से ये जो बिंदुसार और आगे चला, ये मौर्य जो शब्द है, ये मौर्य शब्द मारिया शब्द से रिलेट कर जाता है। जी हाँ दोस्तों, मारिया, और आपको पता है मौर्य, मारा, माडिया यह शब्द बिल्कुल सिमिलर है और इसलिए मारा गोंड का जो संबंध है वो संबंध यहाँ पे वेंकटेश आत्राम सर ने लगाया है। वेंकटेश आत्राम सर ही नहीं तो मैं अगर किताब छानूं गोंडी संस्कृति का इतिहास, तो कंगाली साहब ने भी इसके ऊपर एक चैप्टर लिखा है, वो है मौर्य साम्राज्य का, और यह भी किताब आप खरीद के पढ़े। गोंडवाना का सांस्कृतिक इतिहास इस किताब का नाम है। बहुत ही सही ढंग से लिखा गया है। तो ये इसका एक पैरा मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। इस समय में अशोक का राज्य बृहत्तर भारत में अवश्य था, किंतु किसी एक भाषिक नहीं था। संस्कृत आर्य पंडितों की कर्मकांडों और मंत्रोच्चारण की भाषा थी। प्राकृतोक पैशाची गौंडी या गोंडी जनमानस की भाषा थी। पाली बुद्ध वचनों की भाषा थी और अर्ध मागधी जैन वचनों की भाषा थी। अशोक ने प्राकृत भाषा का प्रयोग शिलालेखों के अभिलेखों को उत्कीर्ण करने हेतु किया था। उस समय अशोक के राज्य में मात्र 2 लिपियां थी, एक ब्राह्मी और दूसरी खरोष्टी, जिनका प्रयोग अशोक ने प्रथम बार अपने शिलालेखों को उत्कीर्ण कराने हेतु किया। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि होने के बावजूद भी इस काल का वैदिक, जैन, बौद्ध और जीवन मार्ग का साहित्य लिपिबद्ध नहीं किया था, क्योंकि सभी कार्य स्मृति के द्वारा ही संपन्न किए जाते थे। अशोक के 12वें शिलालेख के आधार पर उनके साम्राज्य के अंतर्गत यवन, कंबोज, नागभोग, भोज, परिंड और आंध्र, इन राज्यों पर उसका प्रत्यक्ष प्रशासन नहीं था। इनको आंतरिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। यवन और कंबोज उत्तरी पश्चिम सीमा पर थे, जहाँ यवनों का अधिकार था। नागभोग यानी वर्तमान पेंच मेडिका नागद्वार, भोज यानी वर्तमान नाग विदर्भ,
परिंड यानी वर्तमान मध्य भारत के 12 गणराज्य के आंध्र यानी वर्तमान आंध्र प्रदेश का परिक्षेत्र संभवतः कृष्णा और गोदावरी नदी के मध्य का तटीय प्रदेश था। उक्त नागद्वार, भोज, परिंड और आंध्र में आदि गंडीजीवों के जो गणराज्य थे वे सम्राट अशोक के शासनकाल में अर्ध स्वतंत्र थे। इन्हीं गणराज्यों ने अशोक के कार्यकाल में जो बौद्ध धर्म के प्रचारक थे उन्हें अपने राज्यों में राजाश्रय प्रदान किया था। कंगाली साहब ने मोटे तौर पर यह बात यहाँ पे कहने की कोशिश की है कि वहाँ पे स्मृति में रखते थे लोग वहाँ के लॉ कानून, और जब वहाँ पे दूत भी आए बाहर से और उन दूतों ने भी लिखा तब यही लिखा कि जो भारत में लोग हैं वो स्मृति में रखते हैं। तब कोई भी भाषा लिपि करके नहीं थी। जब लिपि बनी तो अभी मैंने कहा कि आपको ब्रह्मी लिपि, धम्म लिपि उसको कहा गया है, लेकिन बोली जो थी वो गोंडी या गोंडी बोली थी। तो कंगाली सर का यह अनुमान, उनका पूरा चैप्टर पढ़े तो बहुत कुछ मिलता है, लेकिन कंगाली सर का यह अनुमान कि वहाँ पे कोइतुरो की भाषा थी। वेंकटेश आतराम सर का अनुमान कि वो सोडूम से लेकर उनके जो अशोक चक्रा तक, अशोक स्तंभा तक जो रिलेट हो रहे हैं, ये सभी बातें सुनने के बाद एक सवाल उत्पन्न होता है कि अशोक सम्राट कोइतुर थे, कोयावंशी थे। इस पे और भी फोकस डालना ज़रूरी है दोस्तों। जो किताब में आया है वो मैंने आपको तर्क सहित बताया है, लेकिन ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो हमें सीखनी पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन में प्रकाश सलामी सर का नंबर दिया है, ये दोनों किताब भी आपको चाहिए तो उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो कुरियर के द्वारा आपके पास भेज देंगे। हाँ, मैं ये सर का नंबर इसलिए सजेस्ट करता हूँ कि मेरे पास कोई स्टॉल वाला नंबर नहीं है। अगर आप कहीं से खरीद सकते हो तो प्लीज़ खरीदिए और एक बार पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे दिया है मैंने, और मैं आगे आगे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेता रहूँगा। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करो। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।